नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 1 एंड बाल वाटिका 3 के जो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। देश भर में आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हो, सभी जगह कुछ केविज़ ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आप हमारे चैनल्स पे चेक कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। लगभग बाल वाटिका जो है 3 बाल वाटिका 3 लगभग 445 केंद्रीय विद्यालयों में अभी रनिंग में है। इसके अलावा बाल वाटिका 1 जो है 50 ही केवी में रनिंग में है। तो उन विद्यालयों के लिए जो है फ्रेश एडमिशन्स जो है बाल वाटिका के लिए निकाले गए हैं। ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है। केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट्स है, स्कूल की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करके उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है अटैच करके उसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप विद्यालय भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप फॉर्म्स उनसे ले सकते हैं एंड फॉर्म लेकर देन उसमें वही डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी सब डिटेल्स के साथ जो है उसको फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कत आ रही है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, या फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कौन-कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में कौन-कौन आता है। तो उन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्म दिखा देता हूँ, जो कि एक नियर बाय केवी जो यहाँ पे पड़ता है दिल्ली में, मैं वो लेकर आया हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसमें साथ में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं विद्यालय के द्वारा, लगभग सब जगह सेम ही हैं। तो वो सब इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म से। तो साथियों ये है जो फॉर्म, इसमें सिर्फ 2 ही पेज हैं। फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज आप ये देख सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पेज जो है यहाँ पे गिवन है। विद्यार्थी का नाम फर्स्ट तो आपका ये आ जाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर जो है स्कूल में खुद ही डाला जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाल वाटिका 1 और 3 किसके लिए आप एडमिशन्स अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। विद्यार्थी का नाम फर्स्ट में नेम ऑफ चाइल्ड आ जाएगा, सेकंड में डेट ऑफ बर्थ आपको ऊपर ये जो ब्लैंक्स एरिया है इसमें लिख देना है, और नीचे जो है लाइन वाले एरियाज़ में यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 29 अक्टूबर 2020 जो भी है आपकी ईयर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एक कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है बच्चे की यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। नंबर यहाँ पे आपको 31 मार्च 2024 को बच्चे की एज कितने महीने कितने दिन की है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ डेज़ एंड मंथ एंड ईयर, जैसे कि बच्चा मान लीजिए आपका बाल वाटिका 3 में आप अप्लाई कर रहे हैं, 5 साल का पूरा हो चुका है और 3 महीने और 2 दिन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 वर्ष, या मंथ में लिखेंगे 2 महीने, और 3 दिन है तो 3 दिन यहाँ पे आप इस तरीके से आपको काउंट करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर बच्चे का यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ब्लड ग्रुप अगर टेस्ट नहीं करवाया तो करवा लीजिए, ये ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा। साथ में ब्लड ग्रुप के जो रिपोर्ट्स है वो भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन या अभी भी आपसे मांग सकते हैं। मेल है या फीमेल है या अदर्स है, जो भी कैटेगरी बच्चा है उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसमें यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है जनरल ईडब्ल्यूएस में आता है, एससी एसटी है, ओबीसी एनसीएल है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, बीपीएल है, डी है। तो इसमें डिफरेंशियली एबल्ड, ये डी का मतलब, तो जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा ओबीसी में बिलोंग करता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो ओबीसी एनसीएल में आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस से, अगर मान लीजिए जनरल है तो जनरल में, जनरल ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप किसी भी कैटेगरी में जो आते हैं उसको टिक कर देंगे। मान लीजिए आप 2 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी भी है नॉन क्रीमी लेयर्स में एनसीएल में, प्लस ईडब्ल्यूएस भी है, तो आप इन दोनों में टिक कर सकते हैं, ठीक है। साथ में दोनों के आपको पेपर्स भी साथ में अटैच करने पड़ेंगे। इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बीपीएल डिसेबल कैटेगरी देन प्लीज अटैच द रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में एंड ईडब्ल्यूएस बीपीएल या डिफरेंशियली एबल्ड जो भी है, तो सभी के लिए आपको एक जो सर्टिफिकेट होता है जहाँ से भी वो वैलिड होता है वहाँ से आपको लाकर उसको देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मदर एंड फादर की डिटेल आ जाएगी। नाम आपको लिखना है यहाँ पे हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपको लिखना है। इसी तरीके से ऊपर बच्चे का नाम भी देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट था विद्यार्थी का नाम आपको हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको ऑप्शन दे रहे हैं हिंदी में लिखने का या इंग्लिश में लिखने का। आपको दोनों लैंग्वेज में, अगर हिंदी में बोला है तो हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में भी लिखना है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको वहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, मदर फादर का एंड बच्चे का भी। बाकी डिटेल्स आपको एक ही लैंग्वेज में लिखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, इसलिए ये किया गया। नेशनैलिटी लिखना है, इंडियंस है जो भी है आप, एंड नेम इन इंग्लिश वो तो ठीक है बता दिया। ऑक्यूपेशन मदर फादर का, मान लीजिए मदर वर्किंग नहीं है तो वहाँ पे आप होम मेकर हाउसवाइफ लिख सकते हैं। फादर के केस में अगर वर्किंग है तो वहाँ पे जो भी जिस जिस भी तरह का आप काम करते हैं,
वो आपको यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उस वैकेंसी उस ऑक्यूपेशंस का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए दर्जी है, डॉक्टर है, आर्मी में है, जो भी आप जिस भी ऑक्यूपेशंस में है उस ऑक्यूपेशन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऑफिस, फुल एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर जिस एरिया में आप लोग काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई पेरेंट ऐसा है जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, किसी जैसे डीटीसी में मान लेते हैं, तो डीटीसी में अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन में जैसे कंडक्टर है, ड्राइवर है, या क्या है वहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है वो आप ऑक्यूपेशंस में लिख देंगे। इसके अलावा फिर आप उसका नेम ऑफ ऑफिस हो जाएगा डीटीसी एंड फुल एड्रेस जहाँ पे आपका वो डिपो पड़ता है, फुल रेजिडेंशियल एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका पूछ रहा है, ना कि ऑफिस का। ये जो ऊपर के दो बड़े बड़े कॉलम थे, इसमें ऑफिस का एड्रेस एंड ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर्स वगैरह जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सब आपको लिखना है। अब आ जाते हैं मोबाइल नंबर। ये वाला मोबाइल नंबर्स में आपको अपनी डिटेल अपना मोबाइल नंबर देना है, मदर एंड फादर का। डिस्टेंस फ्रॉम द केंद्र विद्यालय, जिस केंद्र विद्यालय में आप लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस केंद्र विद्यालय से आपके घर की दूरी कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है किलोमीटर्स में, ठीक है। सैलरी कितनी है, सैलरी दोनों की यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर मान लीजिए मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग नहीं है, या कोई भी एक जना वर्किंग है, तो दूसरे वाले में डैश डाल देंगे और एक की सैलरी लिख देंगे। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स उनके लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में या ट्रांसफरेबल जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब, तो उस ट्रांसफर नंबर ऑफ ट्रांसफर आपके कितने हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और वो आपको सर्टिफाई करा के अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफाई करा कर भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म, है ना, अलग से। तो वो भी आगे बता दिया जाएगा अभी आपको। एंड कैटेगरी ऑफ पेरेंट, अब कैटेगरी ऑफ पेरेंट 1 to 5 है। देखिए 1 में सीधा सीधा आप या तो गाइडलाइन पढ़ लीजिए खुद से एक बार, केंद्र विद्यालय की वेबसाइट्स पे जाकर एडमिशन गाइडलाइंस के नाम से आप चेक कर सकते हैं। या दूसरा आपको मैं बता भी देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफेंस में है, बैंकिंग में है, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं, ये मान के चलिए। कैटेगरी 2 में ऑटोनोमस बॉडी या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब आ जाएगी। कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसफरेबल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब जो भी है वो आ जाएगी। फिर 4th नंबर पे ऑटोनोमस बॉडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट से अगर ऑटोनोमस बॉडीज़ है वो तो वहाँ पे आ जाएगी। एंड 5th पे जो है मतलब वो ये 4 कैटेगरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होगी। लास्ट में कैटेगरी 5 जो बची वो अदर्स के लिए है, यानी आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट जॉब करते हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या कुछ भी आप हो, और उसके मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो कैटेगरी 5 में आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं डिटेल, ठीक है। कैटेगरी 5 आपको लिखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि एडमिशन्स का एक क्राइटेरिया होता है कि कैटेगरी वाइज जो है इनमें प्रेफरेंस रहती है एडमिशन की। कैटेगरी 1 को प्रेफरेंस दी जाती है, देन कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3, देन कैटेगरी 4 एंड लास्ट वन इज़ कैटेगरी 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस जो है कैटेगरी 5 के कैंडिडेट्स के लिए कम हो जाता है, पर क्योंकि 25% आरटी रिजर्वेशन रहता है केंद्र विद्यालय में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी, तो उसका बेनिफिट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, और कैटेगरी 5 से भी एडमिशन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे केवीज ऐसे हैं जो कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या डिफेंस एम्प्लॉयज़ कम है और वहाँ पे वैकेंसीज रहती है, तो वहाँ पे कैटेगरी 5 से ही फॉर्म ज़्यादातर फिल किए जाते हैं पूरे। इसके अलावा विद्यालय में आवास की दूरी के लिए प्रमाण पत्र जो है माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र मान्य है, अब आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको घर का आप एड्रेस प्रूफ लगा दीजिएगा, मतलब ये है। साथ में अंडरटेकिंग जो आप देंगे यहाँ पे नीचे वही अंडरटेकिंग मान्य होगी इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। एंड डेट एंड सिग्नेचर, मदर फादर जो भी गार्डियन जिसके नाम पे ये फॉर्म फिल किया जा रहा है वो यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट यहाँ पे कर देगा, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 2 भी इसमें है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो सबको नहीं भरना है, जैसे कि ये है सर्विस सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको ये वाला फर्स्ट वाला भरना है, अदरवाइज आपको ये नहीं भरना है, इसमें ब्लैंक आप या डैश कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें मतलब आपके जो हेड ऑफ ऑफिस है वहाँ से आपको ये अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा ये फॉर्म फिल करके, इसमें आपकी सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स रहेगी। ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ये डाटा फिल करवाना है, और इसमें फिर अपने जो भी आपके ये रहा है साइन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस विद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस। और ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, ये उन सभी को बनना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन सभी को बनना है जिनके ट्रांसफ़र्स हुए हैं। और वो ट्रांसफ़र्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी कि कहाँ किस रैंक पे कहाँ से कब कितने ट्रांसफ़र्स हुए हैं, ऑर्डर नंबर के साथ बताना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफ़र डिटेल्स, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स रहते हैं उनको प्रेफरेंस भी ज़्यादा उसमें मिलती है, फर्स्ट प्रेफरेंस में वो आगे रहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के अलावा ये तो फिल आपको करना ही है। इसके अलावा एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो कि आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उस फॉर्मेट में या अपने
ऑफिस से ये इस तरह का एक फॉर्मेट्स बनवाकर उसमें वहाँ से अटेस्ट किया हुआ और कंप्लीट डिटेल्स कि इतने इतने ट्रांसफ़र हुए वहाँ से अटेस्ट करवा के आपको वो सबमिट भी करना पड़ेगा, मे बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स। अभी आप रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ इतना ही काफ़ी है। एंड इसमें काउंटर सिग्नेचर्स हैं, डैश डैश डैश, और ये आप अंडरटेकिंग लेंगे, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑटोनमस बॉडीज़ में से भी बिलोंग करते हैं, स्टेट या सेंट्रल से। तो अगर सेंट्रल से है तो सेंट्रल, या स्टेट से करते हैं तो स्टेट से आप फिल कर देंगे, ठीक है। ऑटोनमस बॉडी वो कहाँ से है, तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। अब ये वाला फॉर्म, ये जो पेज नंबर 2 है, इसमें डैश डैश सारे वो भरेंगे जो कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका तो कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कोई है ही नहीं, तो वो भी नहीं होगा। और ना ही उनको ट्रांसफ़र डिटेल्स भरनी है। अगर वो प्राइवेट में जॉब करते हैं, उनके ट्रांसफ़र्स हुए भी हैं, तो भी उनको यहाँ पे इसको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए ही रहता है कि ट्रांसफ़र्स के बेसिस पे उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गाइडलाइंस की, जो कि स्कूल्स के द्वारा या गाइडलाइंस आप चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पेज नंबर 1 और 2 है, इसमें बोथ साइड पे, इसको सिंगल पेपर पे ही निकाल लें आगे पीछे, और उसको फिल करना है आपको। हार्ड कॉपी सबमिट करनी है रजिस्ट्रेशन, प्लस उसमें कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का साथ में लगाना है आपको। ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वेरीफाई होगा, अभी आपको अटेस्ट करके पीछे अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। घर का रेजिडेंस एड्रेस का प्रूफ आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वार्टर अलॉट हो रखा है आपको, मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है किसी कहीं पे भी, तो वो अलॉटमेंट का जो ऑर्डर्स है वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। एंड दिस शुड बी इन द नेम ऑफ द ईदर द पेरेंट और रेजिडिंग द रेंटेड हाउस। अगर रेंटेड हाउस में आप रहते हैं तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट आपको साथ में देना पड़ेगा। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए ऑनर का अटेस्ट किया हुआ। सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम द पीएमसी, जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन आपको एक लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको डिस्टेंस से रिलेटेड डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई सर्टिफाई दैट कि आर रेजिडेंस एड्रेस इज दिस एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द 2 and 3 किलोमीटर फ्रॉम द केंद्र विद्यालय, जो भी जिस भी आप केंद्र विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट, या आप ये कह सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट के केस में अगर पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब आप ओबीसी एससी एसटी जिससे भी बिलोंग करते हैं, तो अभी तो आप वो ही लगाएंगे पेरेंट्स का, लेकिन एक साथ में अंडरटेकिंग देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स, यानी एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा कि एडमिशन के 3 महीने के अंदर आप लोग जो है बच्चे के नाम पे जो एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वो भी आप बनवा कर सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी क्योंकि बाद में आपको देना पड़ेगा, फिलहाल एडमिशन हो जाएगा अगर पेरेंट्स के नाम पे कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास है। और कोई अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से अप्लाई करना चाहता है ईडब्ल्यूएस बेसिस पे, तो ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड इनकम सर्टिफिकेट जो भी होता है वहाँ से आपने अगर मजिस्ट्रेट ऑफिस या तहसीलदार द्वारा बनाया हुआ है, तो वो सब आप जो है सबमिट कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड है आपके पास, और ये अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है आपके पास, पीएचएच राशन कार्ड आपके पास है, तो ये सब वैलिड रहेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड, ये सब वैलिड है अगर आप लोग बीपीएल के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। प्लस आपको साथ में बीपीएल के लिए एक एफिडेविट भी लास्ट में देना पड़ेगा, और वो एफिडेविट में आपको मतलब यही बताना है कि आप जो है बिलोंग करते हैं बीपीएल से, आपकी फैमिली एंड आपके मतलब जो पेरेंट्स एंड फैमिली जो है बिलोंग करती है बीपीएल कैटेगरी से, तो ये आपको वहाँ पे एफिडेविट में लिखवाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हैंडीकैप्ड है बच्चा, तो उस केस में जो है 40% डिसेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आप लोग ने बीपीएल वो सॉरी हैंडीकैप दिखाया है बच्चे को। और साथ में इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें कि कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ द ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 ईयर इशूड। पिछले 7 सालों के आपको ट्रांसफर्स दिखाने हैं, पूरा नहीं कि पूरी लाइफ, मतलब 10-15 साल की अगर आपकी सर्विस है, पूरा नहीं दिखाना है, लास्ट 7 ईयर्स के ट्रांसफर्स आपको उसमें शो करने हैं। प्लस एक सर्विस सर्टिफिकेट, प्लस मतलब सर्विस सर्टिफिकेट में ही आप जो है ट्रांसफर शो कर सकते हैं, और आपके एम्प्लॉयर से वो अटेस्ट करवा सकते हैं, और वो आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और अभी भी आपको उसमें अटैच करना है साथ में फोटोकॉपी अटेस्ट करके। सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर शोइंग द पे पर्टिकुलर ऑफ द एम्प्लॉय, द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय एंड द नेचर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ओरिजिनल दोज क्लेम्ड सर्विस कैटेगरीज। अगर आप सर्विस कैटेगरी 1 2 3 4 में अप्लाई कर रहे हैं, जो 5 में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सब नहीं है, ट्रांसफर एंड ये सब चीज़ें, ये सिर्फ उनके लिए जो कैटेगरी 1 2 3 4 में से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये करिए कि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे एक पे सर्टिफिकेट भी आप बनवाएंगे,
जिसमें आपकी पे के बारे में सब डिटेल्स रहेगी। साथ ही में आपका नेचर ऑफ़ ड्यूटी क्या है और आपकी नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर ऑफ़ एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, रेगुलर है, जो भी है, टेम्परेरी है। तो क्योंकि सिर्फ रेगुलर सर्वेंट जो होता है, सर्विस जो देता है गवर्नमेंट्स में, वो उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। अदर कॉन्ट्रैक्ट या टेम्परेरीज बेस पे, आउटसोर्सिंग बेस पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए पे एंड ये सब सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड करा के ओरिजिनल जो भी मिलेगा वही सबमिट कराना पड़ेगा। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी जो आपको मिला हुआ है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, वो आपको देना पड़ेगा। लास्ट महीने की पे स्लिप भी दे सकते हैं इसकी जगह, अगर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है इशू। एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का भी इसमें बेनिफिट रहता है, वो अपने पोते तक को इसमें एडमिशन्स करा सकते हैं। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर डिटेल काउंटर साइन बाय द जिला राज्य सैनिक बोर्ड और एनी, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, कंपनी ऑफ द डिस्चार्ज, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक्स एंड कॉपी ऑफ द पीपीओ, कॉपी ऑफ ट्रांसफर्स ऑर्डर्स, जो आपके ट्रांसफर्स हुए हैं उन सबके ऑर्डर्स भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मजिस्ट्रेट से बनवा के देना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा के देना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड बच्चे की, मम्मी की, पापा की, तीनों की फ़ोटोकॉपी लगेगी अटेस्टेड, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओरिजिनल को भी स्क्रूटनी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है एडमिशन्स फॉर्म जब आप भरेंगे बाल वाटिका 1 और 3 के लिए। साथ में ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स, जो भी जिस कैटेगरी से एप्लीकेबल है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने पड़ेंगे साथ में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन काम की बात बताइए। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो